वैसे ही होगा। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगर कहीं पे आवाज़ ब्रेक होती है तो कहीं बता दीजिएगा मुझे। तो इस वर्किंग डायरेक्टरी जो हमने अभी क्रिएट किया एक फोल्डर, इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। और कल लास्ट में जो हमें चीज़ तंग कर रही थी वो क्या थे, क्लोजर से जो कंसेप्ट पड़ा, और एक बहुत पावरफुल फीचर है जावास्क्रिप्ट का ये, जिसका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज इसी से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे कुछ काम करना है वो कर रहे होंगे। तो इसी में रहते हुए मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ दोबारा। क्लियर्स, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ यहाँ पे भी लिखूंगा कि लेट, ठीक है, जो लेट होगा ये हमारा इसका स्कोप कौन सा होगा। अगर स्कोप में बात करें हम, तो ये कुछ ऐसी है जो आपको पैसे पता होने चाहिए। लेट का जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप, फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात करें यहाँ पे हम वार की, सॉरी यहाँ पे ये वार लिखना था, लेट लिख दिया। लेट की बात करते हैं। लेट का जो स्कोप होगा ये जस्ट क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। सेम गोज फॉर कॉन्स्ट, जो कॉन्स्ट का स्कोप है वो भी क्या है, फंक्शन स्कोप है, ठीक है। सो ये इन तीनों का स्कोप है, मींस के लेट और कॉन्स्ट फंक्शनल स्कोप होंगे। ब्लॉक स्कोप बोल सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर जस्ट वो जहां पे डिफाइन किया तो वहीं पे एक्सेसिबल है। बेसिकली जो वर्ड स्कोप है ना, इसका मतलब क्या है इसे भी हम क्लियर करते हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कहाँ कहाँ पे अभी भी ब्रेक हो रही है या फिर ठीक है। सर अब ठीक है, लेकिन जो आपने पहले बोला वो नहीं आ रहा था आपकी आवाज में। अच्छा अच्छा। मैं कह ही रहा था कि हमारे पास जो लेट है, सॉरी पहले वार की बात की थी मैंने। जो वार है, वार हमारे पास फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होता है। अगर लेट की बात करें तो ये जस्ट क्या है, फंक्शन या ऑब्जेक्ट स्कोप बोल रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक स्कोप बोल रहे हैं। फंक्शन इटसेल्फ एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होता है ना, तो इसलिए मैंने फंक्शन लिख दिया। तो कॉन्स्ट जो है वो भी एक ब्लॉक या फंक्शनल स्कोप है। उसके बाद में मैं जो बात कर रहा था अभी वो ये कह रहा था कि जो हमारे पास स्कोप का वर्ड है ये क्या कर रहा है। बेसिकली हमने लेट, कॉन्स्ट और वार को डिफाइन किया, तो स्कोप वर्ड ये चीज डिफाइन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर कहीं पे एक्सेसिबल है या नहीं है वो उसका स्कोप डिफाइन करता है। और इस चीज के लिए हमने यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई जो वार है वो फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होता है, और ये फंक्शनल स्कोप है और ये फंक्शनल स्कोप है। तो इसका भी डिपेंड करता है, इस चीज को क्लियर करने के होता है हमारे पास ग्लोबल, ठीक है। एक होता है लेक्सिकल, एक ग्लोबल, वो भी इसी चीज को क्लियर करने के लिए। अभी जो मैंने कुछ लाइंस बोली इनको गौर से सुन लीजिएगा कि सबसे पहले स्कोप क्या चीज है, कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है, डन। और ये चीज डिपेंड करेगी कि भाई वार, लेट और कॉन्स्ट का बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या आता है और हम उसे डिफाइन कहाँ पे कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम इक्वल है जेएस के। तो अभी जो मैंने ये नेम डिफाइन किया इसे मैंने ग्लोबल स्कोप में किया। इस फाइल का जो ये एरिया है ना, ग्लोबल स्कोप है, मतलब इस फाइल के अंदर कहीं भी मैं इस नेम को एक्सेस कर लूं। मैंने कोई यहाँ पे फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने इसको कोई नाम दे रहा हूँ जैसा कि आउटर
फंक्शन, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको मैं गेट कर सकता हूँ नेम को, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन बना लूँ एक और, जो कि रिटर्न करेगा, मैं कह रहा हूँ कि इनर फंक्शन, मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, इसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखना चाहिए, और मैं यहाँ पे भी उस नेम को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? नेविगेटर नहीं, सॉरी, नेम आएगा भाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेम जो है वो ग्लोबल स्कोप में डिफाइन है, ये किसी ऑब्जेक्ट में या किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी स्कोपिंग है, चाहे लेट है, वार है, कॉन्स्ट है, तो ये ग्लोबल स्कोप में रहेगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? कोई इसमें कोई ऐसा सवाल तो नहीं है? डन। आगे चलते हैं, अब इससे आगे। अब मैं दोबारा अब एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। मैंने इस फंक्शन को कमेंट किया, यहाँ पे मैं एक और बल्कि इसको भी कमेंट कर दें, एक नई चीज बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, ठीक है, लेक्सिल का नाम, मैंने एक नाम कमांड में नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम इक्वल किसके है, जेएस के है। अब इस वेरिएबल का जो स्कोप है ना, वो लेक्सिकल स्कोप है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लेके इस ऑब्जेक्ट के जहां पे एंड हो रहा है, इसके अंदर ये जस्ट एक्सेसिबल है। मैं यहाँ पे तो कंसोल लॉग लगाऊंगा तो मुझे नेम मिलेगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन के बाहर आके मैं कंसोल लॉग करूंगा तो मुझे नेम नहीं मिलेगा। अभी मैं इस फाइल को रन करूं तो आपको दिखा भी सकता हूँ, लाइन नंबर 138 से तो आएगा, बट नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कंसोल नहीं आएगा, अनडिफाइन आएगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लो एक दफा। ओके, हम किस फाइल को कहाँ पे रन कर रहे हैं? अच्छा, हमने उसको कॉल नहीं किया है, तो हम कॉल करेंगे तब ये फंक्शन रन होगा। मैंने भी कॉल नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, इसी के बाद यहाँ पे लेक्सिकल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ इन सिंपल। तो अभी आप देख पाएंगे लाइन नंबर कंसोल किससे आ रहा है, 138 से आ रहा है। यहाँ पे आपका 138 है, डन। तो 143 से कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, उसे मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही कोई और आप यहाँ पे वेरिएबल ले लो, आप इसे आपको लिख दो नेम जेएस, तो इसको अपडेट कर लो फिलहाल। एक चीज देखना चाह रहा हूँ इसमें। सो सिंपल, अभी भी आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि वो नेम जो था ना, जो पहले चीज दिखा रहा था, डिफाइन तो नहीं था, बट वो मिक्स कर रहा था, कोई इसका अपना कीवर्ड है उससे मिक्स कर रहा था, तो इसलिए मुझे एरर थ्रो नहीं किया। हालांकि उसे एरर थ्रो करना चाहिए था, इसलिए मैंने जाके उस कंसेप्शन को दूर किया कि भाई ताकि पता चले उसको कि प्रॉपर क्या चीज है। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन नंबर 143 पे मुझे एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे आके एरर थ्रो कर दिया कि नेम जेएस इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक लेक्सिकल स्कोपिंग में डिफाइन है। उसका मतलब क्या है कि जस्ट इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये एक्सेसिबल, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये है स्कोपिंग। तो स्कोपिंग बेसिकली डिपेंड करती है कि हमने वेरिएबल को कहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। अगर मैंने एक वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया तो मैं उसको कहीं भी ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने एक वेरिएबल को किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैंने अगर उसको डिफाइन किया तो जस्ट विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। आई कॉन्ट एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस डिफाइन ही नहीं है, उसके नेस्टेड डिफाइन है, जस्ट उसकी बाउंड्री सेट है, तो इसलिए नाम डिफरेंट कर दिया हमने, ग्लोबल स्कोप और लेक्सिकल स्कोप। तो यही चीज यहां से एक नया कंसेप्ट क्रिएट करती है क्लोजर्स का। क्लोजर्स होता है कि भाई अगर हमने एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर बनाया, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी एक फंक्शन यहाँ पे एक है, इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ये यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई लॉग लगा लो आप किसको, नेम जेएस को।
तो अगेन ये वाला कोई जरूरत नहीं है इस लॉग की, हटा रहा हूँ यहाँ से। तो आप देखेंगे 139 से मुझे अगेन यहाँ पे एक लॉग मिल जाएगा, यहाँ से अनडिफाइन नहीं आएगा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो इसको फॉरवर्ड कर लो कोड को। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास को रिफ्रेश करते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये फंक्शन हमारा भी ओके, क्योंकि वो लूप में हमें चलाना पड़ेगा, अभी कॉल नहीं हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करवाना होगा हमें। तो रिफ्रेश किया, बट चलें अभी हम लूप लगाएंगे इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि खुद से एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी कह लो, ऐड का फंक्शन मैंने कह दिया इसको, तो हमारे पास अभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो उसे कॉल करने के लिए मैं कोई ना कोई लूप वगैरह यूज कर लूंगा। खैर यहाँ पे अभी जो हमारे पास नेम डॉट जेएस है, वो इस फंक्शन के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितने मर्जी फंक्शन आ जाए उन सब के लिए ये क्लोजर क्रिएट करेगा। क्लोजर क्या होता है कि भाई इस ब्लॉक को कोड के अंदर, इस यहाँ लाइन नंबर 130 है जहां से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 143 पे ब्लॉक एंड हो रहा है, तो इसके अंदर ये एक्सेसिबल है, इसके आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है। तो क्लोजर्स यही होते हैं। अगर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने लेक्सिकल स्कोपिंग में कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो उसके चाइल्ड जो नेस्टेड फंक्शंस हैं उनके लिए तो वो एक्सेसिबल है, आउटसाइड द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है। इन सिंपल में रिटर्न के बजाय अगर उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह कर दूं, मैं खुद से यहाँ पे कॉल कर लूं ऐड करके, तो अभी इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया और उसके अंदर मैंने उसे कॉल कर लिया वहीं पे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे जेएस यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इटसेल्फ जाके मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर दूं, जितने मर्जी फंक्शन बनाता जाऊं, यहां से एक और टर्म हमारे पास आएगी, न्यू F1 के नाम से मैंने एक नया फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैंने अगेन कह दिया कंसोल लॉग नेम जेएस को कर दो, और इसी के अंदर रहते हुए यहाँ पे मैंने इसको भी कॉल कर लिया न्यू FN को। तो ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ये पहला पेरेंट फंक्शन, ये चाइल्ड का आगे चाइल्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे भी आपको जो नेम है ना 130 पे मिल जाएगा, 130 से भी आपको क्या आ रहा है, कंसोल आ रहा है। डन है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये यहाँ पे लेक्सिकल ये क्लियरनेस क्रिएट कर रहा है। क्लियर क्या होती है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने नेस्टेड फंक्शन बनाए, तो उनके अंदर क्या कर रहा है, एक्सेसिबल है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप सिनेरियो चेंज करो एग्जाम्पल का, अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके हमारे पास यहाँ पे इसको साइड बाय साइड ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार वहां पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आके सिंपल मैं करता क्या हूँ, पहले एक मिनट, तो यहाँ पे अभी ये जो फंक्शन है, मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कट करूं और कट करके मैंने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। अब इसकी क्लियरनेस क्या है, इस ऐड के अंदर चाइल्ड पे है, इस आउटर फंक्शन पे नहीं है। मैंने यही डेफिनेशन बताई थी कि अब इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है, इस ऐड फंक्शन के हिसाब से है। तो इसके अंदर जो चाइल्ड है उनके लिए तो एक्सेसिबल है, बट आउटसाइड द ऐड फंक्शन, जैसे कि ये लेक्सिकल फंक्शन था, इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि उसके ब्लॉक ऑफ कोड से निकल गया वो। तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड अब यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है क्लियरनेस। और क्लियरनेस डिपेंड करती है कि हमने वो चीज कहाँ पे डिफाइन की है, वो लेक्सिकल स्कोप में है या ग्लोबल स्कोप में है। अगर ये ग्लोबल स्कोप में बाहर वेरिएबल होता तो मैं किसी के भी अंदर कॉल कर सकता था उसको, बट अभी मैंने उसको नेस्टेड उसमें कंपोनेंट में कर दिया फंक्शन के अंदर। अभी इस एग्जांपल को देखने के लिए हम एक लूप बनाकर दोबारा से एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जहां पे क्लियरनेस का कंसेप्ट हमारा दोबारा यूज होगा। एज्यूम कर लो मेरे पास एक फॉर लूप है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, आप एज्यूम कर लो कि ये क्या करेगा, लेट लूप करके मैंने कोई फंक्शन बना लिया यहाँ पे। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने कोई भी एक यहाँ वेरिएबल कोई अरे डिफाइन कर रहा हूँ, जिसे मैंने कोई करना है, कोई कोड पुश करवाना है, बेसिकली ऐसा समझ लो। एक एम्प्टी अरे मैंने यहाँ पे यहाँ पे इनिशियलाइज की है।
अब फॉर लूप क्या करता है, आपका लूपिंग करता है। मैंने कहा जो var के साथ एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो i की इक्वल हो 0 के। इसके बाद ये कब तक चलेगा, जब तक i लेस देन क्या ना हो जाए, 3 ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने हर दफा करना क्या है, मैं कहता हूँ हर दफा इसने एक ऐड करना इस i के अंदर। फर्स्ट टाइम 0, अगली दफा 2 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे ये इसमें एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या होगा, अरे के अंदर जो भी कुछ है ना आपने पुश करना है, जो भी आइटरेशन यहाँ पे हो रही है वो आपने पुश करना है। डॉट मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई पुश, और पुश के अंदर फिलहाल मैं उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करवाता हूँ जो कि क्लियरनेस क्रिएट करेगा। ये वही यहाँ पे बिहेवियर है, ये फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और एक एनोनिमस फंक्शन है। डन है। तो यहाँ पे आके मैंने एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया और मैं इसमें कंसोल लगा रहा हूँ, और कंसोल में कह रहा हूँ कि भाई जो भी आइटरेशन होगी मुझे वो यहाँ पे दिखाए। तो ये फंक्शन क्लियरनेस क्रिएट करेगा इस आउटर फंक्शन के साथ, बट मैंने एडिशनल काम कर दिया आउटपुट देखने के लिए, बिहेवियर देखने के लिए var let और const के साथ। तो अभी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वो var के साथ डिफाइन किया। फॉर लूप को यूज करने का मकसद क्या है कि ये मुझे यहाँ पे एक सेंस क्रिएट करेगा कि जो कि फंक्शनल ग्लोबल स्कोप की है। सो अभी इन सिंपल मैं क्या करता हूँ, अब इसको इस फंक्शन के फॉर लूप के बाहर अगर मैं इस रिटर्न करवा दूं अरे को, तो जो भी कुछ एग्जीक्यूशन होके इसमें पुश होगा, यहां से मैं पुश कर रहा हूँ, वो यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब मुझे इसे अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे इसको क्या करना होगा, रन करना होगा। मैं किसी वेरिएबल में करिए यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ आउटर वेरिएबल, लिख लो कोई भी वेरिएबल का नाम लेना है, कोई क्योंकि एग्जैक्ट सिनेरियो है नहीं। तो लेट लूप करके मैंने इसको कॉल कर लिया। अभी मैं यहां से अब जितनी दफा भी इसे कॉल करना चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। मैंने आउटर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया, आप ऐसे कह लो कि मैं इसका फर्स्ट टाइम जो इंडेक्स है ना उसको कॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक हमारे पास जो वैल्यू चल रही है, तो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल करवाया। तो मल्टीपल टाइम इस तरह मैं कॉल करवा लेता हूँ उसको 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर दफा एग्जीक्यूशन पे, या आप ऐसे भी एग्जीक्यूट करवा लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, तो आउटर साइड नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, तो मुझे फंक्शन यहाँ वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स देना पड़ रहा था, ठीक है। तो अभी एक्सेसिबल है। तो हर दफा एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 333 क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे वार का बिहेवियर है। बेसिकली जो वार है, जो हमारे पास यहाँ var बिहेव कर रहा है ना, वो फंक्शन स्कोप में है, और फंक्शन स्कोप में होने की वजह से जो var है वो बेसिकली एक क्लियरनेस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और इसका रेफरेंस जो है ना वो प्रीवियस वन से आ रहा है। हर आइट्रेशन पे इसका जो रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है वो 0 स्टार्ट हो रहा है, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो हमारे पास इसकी आइट्रेशन जो है वो 3 पे पहुंच चुकी होती है, ठीक है। अगर यही सेम बिहेवियर मैं लेट के साथ करूं, ठीक है, अभी मैं अगेन ये सारा का सारा यहां से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जी, इसको क्लोज नहीं करना, इसको कॉपी करना है हमने टू, मैं इसको कॉपी करता हूँ सारा का सारा यहाँ से ये थोड़ी सी आगे एडवांस एग्जांपल आ गई इसकी। यहाँ पे अभी मैं जस्ट कुछ नहीं करूंगा, इस लेट को वाकजा में मैंने लेट कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0 1 2 जिस तरह आइट्रेशन हो रही है वैसे वैसे एग्जीक्यूशन दिखा रहा है। ये बिहेवियर हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे जब वार के साथ डिफाइन किया। जो हमारे पास लेट है, लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, विद इन द ब्लॉक जो है उसकी स्कोपिंग जो है ब्लॉक स्कोप है, ना कि आउटर स्कोप में। तो ये जो रेफरेंस होल्ड कर रहा है उसकी करंट आइट्रेशन के साथ होल्ड कर रहा है, ना कि प्रीवियस आइट्रेशन का रेफरेंस रख रहा है, ठीक है। तो यही वजह है कि उसका रेफरेंस हर दफा क्या मिल रहा होता है, उसे अपनी आइट्रेशन का मिल रहा होता है, और इसीलिए हमें वहां पे हर दफा उसकी अपडेटेड वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। याद होगा स्टार्ट में हम एक वेरिएबल को वार के साथ उसी नेम के साथ दोबारा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन जो हमें रेफरेंस मिलता है उस टाइम पे वो किसका मिलता है, प्रीवियस वन का। तो यहाँ पे मे भी आपको ये प्रीवियस एग्जांपल क्लियर ना हुई हो, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आपको जो मैंने सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट किया था अपनी जेएस की फर्स्ट क्लास के अंदर, मैंने क्या लिखा था, नेम इक्वल क्या है, इक्वल है जेएस के, ठीक है। मैंने अगेन यहाँ लिखा था नेम इक्वल है यहाँ पे HTML के,
सॉरी मैंने लेट के साथ डिफाइन कर दिया, मुझे यहाँ पे ये वार के साथ डिफाइन करना चाहिए था। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो प्रीवियस डिफाइन है ना उसका रेफरेंस रखेगा। तो सेम ऐसे ही वार का यहाँ पे जो इश्यू है वही इश्यू है कि उसकी क्लियरनेस में हमें देखने को मिलता है इस एग्जांपल के अंदर जो कि यहाँ पे यूज करके आए। तो बेसिकली यहाँ पे वो प्रीवियस वन जो है ना उसके साथ अपना रेफरेंस रख रहा है और हर दफा इनिशियल में उसे जो वैल्यू मिलती है एग्जीक्यूशन की तब तक उसे 3 पे पहुंच चुका होता है वो। तो यही हमारा साथ सेम सिनेरियो हमारा कॉन्स्ट के साथ है, बट कॉन्स्ट क्या करेगा, हमें एरर थ्रो कर देगा। मैं इन सिंपल लेट की जगह पे कॉन्स्ट डिफाइन कर दूं तो मुझे एरर थ्रो करेगा कि भाई कांट असाइन अ वैल्यू टू कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली यही क्लोजरनेस का कंसेप्ट है कि हम विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल हमने var से डिफाइन किया या लेट से। तो हमेशा उस इशू से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप var से वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे, आप लेट का यूज करेंगे इन सिंपल पर। तो ये हमारे पास टोटली लेक्सिकल स्कोपिंग है और जिसे आप क्लियरनेस का कंसेप्ट बोल सकते हो कि विद इन द ब्लॉक स्कोप जो नेस्टेड जो भी फंक्शन है या जो भी कुछ है उसमें तो एक्सेसिबल है, बट आउटसाइड द स्कोप वो चीज एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, सो होपफुली यहाँ पे भी मैंने अगेन उस चीज को रिपीट किया है तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसमें कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। सर ये कॉस्ट के साथ एरर क्यों दे रहा था? उसके साथ एरर क्यों दे रहा था, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आलिया कॉस्ट की स्टार्ट में। अच्छा ये बताओ कि स्टार्ट में हमने लेट वार कॉस्ट पढ़ा था तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल भी रही हैं। आलिया आपको आवाज आ रही है यहाँ पे भी। जी सर। हाँ जी, माइक अपना अनम्यूट रखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने हमने स्टार्ट में कॉस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। सर कॉस्ट जो है वो ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप तो बहन ये नहीं होता है, देखो बात सुनो। जो यहाँ पे कॉस्ट होता है ना उसको हम ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना री अपडेट कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो यही वजह है कि कॉन्स्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंजेबल ना हो, तो इसीलिए मुझे वहां पे वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, कि भाई मैंने वहां पे वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की है, जब मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा ना इसका मतलब क्या है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है हर दफा। आज जब भी आइटरेट हो रहा है उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा ना, फर्स्ट टाइम 0 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो हम वहां पे इस जो वेरिएबल हमने आई डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें वो एरर थ्रो कर रहा है ना। तो ये चीज सर वो वार के साथ बार बार 3 क्यों दे रहा था, एक बार थोड़ा रिपीट कर दे उसे। उसका रेफरेंस वो होल्ड कर रहा है प्रीवियस जो हमारी वैल्यू है, तब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होती है ना, हाँ, उसकी वैल्यू 3 पे पहुंच चुकी होती है जो फाइनल होती है। अगर यहाँ पे आप 10 कर दो ना तो तब तक उसकी एग्जीक्यूशन 10 पे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो सर यही है मतलब कि एग्जीक्यूशन के साथ वो वैल्यू भी चेंज करता जा रहा है, अपडेट करता जा रहा हाँ है। हाँ हाँ अपडेट करता जा रहा है। अच्छा। जब फाइनल उसकी लूप पहुंचती है ना, जब ये एंड होता है तब उसकी वैल्यू 10 होती है। तो तब तक फिर हमें वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फाइनल लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि लूप चलाता है सारा का सारा। सर फिर तो लेट की भी वैल्यू अपडेट नहीं होती ना, फिर यहाँ पर तो अपडेट हो रहा है। देखो आलिया यहाँ पे लेट के मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेट क्या करता है प्रीवियस वन के साथ रेफरेंस होल्ड नहीं करता, वो हर दफा पे एक नई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो जस्ट ग्लोबल स्कोप नहीं है, ब्लॉक स्कोप है। वार का जो स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप भी है, ग्लोबल स्कोप भी है। तो उसके ग्लोबल स्कोप होने की वजह से वहां पे वो इशू हमें क्रिएट कर रहा है। और लेट ने इशू क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि उसी ब्लॉक ऑफ कोड के लिए वो वहां पे एग्जीक्यूट है, ना कि आउटसाइड के लिए।
तो उसे रेफरेंस बाहर से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना ही रेफरेंस को अपडेट कर रहा है और उसकी वैल्यू हर दफा नहीं दे रहा है, हर दफा अपडेट कर रहा है, नई वैल्यू दे रहा है हमें वहां पे। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं 4 से 5 जो कि आगे भी जाके बहुत यूज होंगे, रिपीट होते रहेंगे और एक मेजर सी चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो लेक्सिकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, इस चीज को आपको आप आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा कि हमारे पास लेक्सिकल स्कोप उसे कहेंगे जो विद इन द ब्लॉक जस्ट एक्सेसिबल और नॉट आउटसाइड द ब्लॉक। और ग्लोबल स्कोप को तो आप कहीं भी एक्सेस कर लो, वो तो ग्लोबली डिफाइंड है। ठीक है, इन इन सिंपल ये कह सकते हैं आप। अच्छा, अब हमारा जो आगे काम है वो है डॉम को मैनिपुलेट करना बोल लो। लास्ट पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन, आज हम पढ़ेंगे डॉम की मैनिपुलेशन। डॉम क्या होता है? सो डॉम की मैनिपुलेशन में डॉम होता है क्या है? डॉम बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉम स्टैंड फॉर। मतलब जो भी कुछ हमने यहाँ से बनाया, हमने ये एचटीएमएल की फाइल बनाई, ये एचटीएमएल की फाइल बनाई, तो रन करने पे ये यहाँ पे ब्राउजर में आके रन होगी, यहाँ पे जैसा कि रन हो रही है। ठीक है, तो इस ब्राउजर के अंदर आके इस टैब में इसका एक डॉक्यूमेंट लोड होता है, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट लोड हुआ। इसी से एसोसिएटेड जो फाइल है वो आपको यहाँ पे ही मिल जाती हैं। जैसे कि आप पेजेस पे आते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स की फाइल है, स्क्रिप्ट की फाइल है, ये इसके एसोसिएटेड फाइल है सारी की सारी, और ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे डिफाइन हुआ पड़ा है इनका, जो भी कुछ उसके अंदर था एज इट फाइल आ गई। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन ये क्या करता है, एक इसका डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, सो इस पूरे पेज का एक ऑब्जेक्ट होता है, पूरे पेज का एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सारा कुछ होता है जो भी आपने उस पेज में डिफाइन किया हुआ है, जो फंक्शन डिफाइन किया, जो भी कुछ लिखा, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल रहे होते हैं। अब उसको मैनिपुलेट करना है, वो हमने सीखना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे आज हम एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं चीज़ों को गेट करना, सेट करना, उनको थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, एक हेडिंग टैग है, मैं इसको यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ मैनिपुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस index.html को मल्टीपल वेज से गेट कर सकता हूँ। गेट करने के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे आया, मैं बाई टैग नेम फिलहाल देख रहा हूँ किस तरह गेट कर सकते हैं, गेट बाई टैग नेम। तो मैं यहाँ पे एक जैसे कहूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट, यानी बात की थी ना कि यहाँ पे जो भी कुछ क्रिएट होगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा। तो अगर आपको ये चीज कंफ्यूज करे तो आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कट करो, लॉग लगाओ और डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट करवा लो। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ग्लोबली जो यहाँ पे क्रिएट होता है जब भी आप इस फाइल को लिंक कर रहे हो जैसे भी। तो अभी यहाँ कंसोल में आके देखोगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दिख रहा है, इसके अंदर पूरी की पूरी फाइल पड़ी है। इसके अंदर आपका हेड का सेक्शन पड़ा है, इसके अंदर आपका बॉडी का, कि मैंने बोला था ना जो भी फाइल आपने बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये वही ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर सब कुछ आप चाहते हो ना इस हेड को यहाँ पे गेट करना है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट हेड लगा दो। ये कल इसीलिए मैंने कल बहुत सा टाइम लगाया कि देखो अगर ऑब्जेक्ट था ना, और ऑब्जेक्ट में किस तरह गेट करते हैं हम, बाई डॉट नोटेशन और स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो ऑब्जेक्ट जस्ट निकाल के दे दिया मुझे उसके अंदर से। इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, मेटा चाहिए या टाइटल चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो होपफुली डॉट TITLE। तो अब जस्ट मुझे क्या करेगा, उसका यहाँ पे टाइटल निकाल के देगा, बट वो रिफ्रेश हो चुका है, यहाँ पे भी एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको। तो हम इस तरह कोई भी चीज उस ऑब्जेक्ट मॉडल में से गेट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल वे से यूज करेंगे। अब जैसा कि बाई टैग नेम, मैंने इसका टैग नेम क्या है, H1 है। मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ कंसोल लॉग, डॉक्यूमेंट में जाओ, इसका एक मेथड है गेट बाई टैग नेम। मैं उसका यहाँ पे कॉल करता हूँ और टैग नेम डिफाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे जाएंगे और एक स्ट्रिंग, ये चीज। तो मुझे क्या कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ नोड दिखा रहा है।
यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास उसके जितने भी H1 मिलेंगे वो उसे दिखाने चाहिए। हाँ, बट इसकी एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा यहाँ पे मसला करती है। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट इसे कट करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, लेट टैग इक्वल है इस चीज के, ठीक है। और अभी इस वेरिएबल में एक स्टोर होगी वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे कंसोल करवाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास कह रहा है कि इस नोड ऑफ लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी है। बट हाउ दिस कैन पॉसिबल? सर आपकी स्क्रीन स्टक हो चुकी है। स्टक हो गई है? नो सर, जी सर। नो सर। नहीं नो सर, नहीं, सही सबको विजिबल है। होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कर क्या रहा है कि कोई ना कोई इशू। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट बाई नेम हमने लिखा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा मेथड गलत कॉल हुआ है, सॉरी बाय मिस्टेक हमने मेथड गलत कॉल किया। एलिमेंट्स बाई जो होगा हमारा वो आएगा ये वाला, बाई टैग नेम। मैंने नेम लिख दिया था, बल्कि मैं अभी बात कर रहा था बाई टैग की। तो वो अब यहाँ पे सही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, इसने उसमें से दिखा दिया कि भाई ये H1 इसने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर चुके हैं, बट जो है इस हेडिंग को वो बाई टैग नेम किया। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, बाई क्लास नेम भी होता है, बाई आईडी भी होता है, ठीक है, बाई क्लास कह लो। या फिर इसी तरह आप उसमें क्यूरी सेलेक्टर का भी ऑप्शन यूज करते हैं, उसके साथ आप उससे एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल वे जिनका भी हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हेडिंग है। अगर मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया मल्टीपल हेडिंग का, एक और हेडिंग आ गई, ठीक है। तो उसने क्या कह दिया कि दो हेडिंग है मेरे पास, एक अरे रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर दो हेडिंग है, ठीक है। इस पेज के अंदर जितने भी H1 है उन सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे वो गेट कर रहा है। ये तो हो गया हमारे पास। जो वे यूज तो नहीं करेंगे हम आगे, क्योंकि इसमें हमें काफी इश्यूज देखने पड़ते हैं, तो हम सिंपल रखेंगे। अभी मैं अगेन एक हेडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे। इस हेडिंग को डिफाइन करने के लिए मैं इस पे एक आईडी डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो कॉमन अप्रोच यूज करेंगे, मैंने आईडी और इसका नाम रखा आईडी का JS-हेडिंग। तो ये मेरे पास एक आईडी एट्रीब्यूट मैंने वैल्यू डिफाइन की है, तो इसके साथ अब गेट करना चाहता हूँ लेट बाई आईडी। मैंने एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट में गया, इसके ऊपर एक मेथड कॉल करूंगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि मैंने आईडी डिफाइन किया और यहाँ पे आके स्ट्रिंग में वो आईडी पास कर रहा हूँ, सिंपल। तो अभी अगर मैं बाई आईडी को यहाँ से क्या करता हूँ, कंसोल करवा लूँ कुछ इस तरह से, तो मुझे क्या कर रहा है, वो हेडिंग एज इट दिखा रहा है। डन। तो हम किसी भी एलिमेंट को अपने उसके अंदर से गेट कर सकते हैं आईडी के साथ भी। दूसरा वे क्या है, मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग ली H2, इसे मैंने क्लास दे दी। यहाँ पे क्लास में कह रहा हूँ क्या है, और सेकंड हेडिंग, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि HTML। तो यहाँ पे आप इसे भी गेट कर सकते हो, बट इसके लिए क्लास डिफाइन है, तो आप क्या करोगे, क्लास यूज करोगे। तो यहाँ पे आप एक नया वेरिएबल बना लो, लेट बाई क्लास नेम, और यहाँ पे हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम है, यहाँ पे आए, हमें उसका क्लास नेम बताना होगा सेम वैसे ही। तो अभी जो हम यहाँ गेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको कंसोल करवा लेता हूँ। तो इस वेरिएबल में अगेन एक क्या कर रहा है, एक अरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आईडी के साथ क्या करता है, एज इट वो पूरा एलिमेंट रिटर्न करता है, बट यहाँ पे एक अरे रिटर्न कर रहा है जिसमें हमारे पास एक H2 के साथ एक हेडिंग पड़ी है। क्योंकि रीजन है, इस H2 के ऊपर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है ना, एक सेंस क्रिएट कर रहा है। आईडी हमारे पास क्या होती है, एक ही होती है उसके टैग पे, और एक यूनिक आईडी नेम होता है। बल्कि क्लासेस क्या होती हैं, सेम हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं। तो इस वजह से वो हमें एक अरे रिटर्न कर रहा है कि भाई मल्टीपल भी होंगे ना कल को, तो मैं इसी अरे में रिटर्न करूंगा। डन है। और अरे में चीजें बाय इंडेक्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने उसको फिलहाल एक फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे दिखा है। ऐसी एक और भी वे है, अप्रोच है, जिसे आप बोलते हो लेट बाई क्यूरी, ठीक है। तो ये भी अप्रोच है। तो डॉक्यूमेंट में आप जाते हो, डॉट क्यूरी सिलेक्टर आप लगाते हो,
यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करते हो। मैंने एक यहाँ पे आईडी डिफाइन की हुई है जेएस हेडिंग के नाम से, ये बाय आईडी है, ऐसे ही है, नाम भी मेथड शो कर रहा है कि हमने आईडी डिफाइन की थी। तो आईडी के लिए क्या करते हो आप, डॉट लगाते हो, उसका नाम लिख देते हो, और इसके अंदर भी अगेन क्या होगा, हमारे पास वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे मुझे नल दिखा रहा है। सर हैश लगेगा ना आईडी के साथ? आईडी है तो हैश लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। तो अभी मुझे यहाँ पे वो हेडिंग दिखा रहा है। अगर मेरी क्लास है, जैसे कि यहाँ पे ये क्लास है, तो आप क्या करोगे, डॉट के साथ उसे डिफाइन कर, डॉट ये क्लास है इन सिंपल। तो अभी भी हमारे पास सेम। तो जो मोस्ट कॉमनली हम अप्रोच यूज कर रहे होंगे वो क्यूरी सेलेक्टर होगी, या आईडी, या क्लास नेम। क्लास नेम रेयर करेंगे, आईडी वाला करेंगे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक यूनिक सेलेक्टर होता है, क्योंकि उसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि भाई इस अरे के अंदर ये एलिमेंट है। तो आईडी और क्यूरी सेलेक्टर को हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होंगे। तो ये कुछ वेज हैं जिनके साथ अपने डॉम में से आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हो। अब गेट करने का पर्पस क्या है, आप इसके साथ डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई लूप लगा सकते हो, इवन जावास्क्रिप्ट के साथ उसकी आप स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो। अभी हम स्टाइलिंग को चेंज करना सीख करेंगे। यहाँ पे मैं इस सबको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, इसको रख रहा हूँ, मैंने किसको रखा, बाई आईडी को रखा। अब इस वेरिएबल में उस एलिमेंट का पूरा हमारे पास कंटेंट आ रहा है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है। मुझे अगर इसकी इनर एचटीएमएल देखनी है ना, तो मैं, ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या मिलेगा, एक इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और कंटेंट के नाम से तीनों चीजें सेम काम कर रही हैं। तो इनर एचटीएमएल को आप यहाँ पे कंसोल करवा लो, तो अब उस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट था मुझे वो निकाल कर दे दिया जो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, ऐसे अगर आप इसे इनर टेक्स्ट करोगे तो ये भी सेम काम करता है, तो ये भी आपको वही चीज निकाल कर दे। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज कर लो उसकी। अच्छा, बट यहाँ पे हम अगर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, जिसे मैं कहता हूँ कि भाई बाई आईडी मैंने ये इसको गेट किया, डॉट एक स्टाइल का इसमें एट्रीब्यूट है, डन। क्योंकि अभी आप एक चीज दिखाऊं कि भाई ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ऑब्जेक्ट की, मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब ये अगेन डायरेक्ट दिखा रहा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा बेसिकली उसका। ऐसे करते हैं कि होपफुली इसको कट करो, डिफाइन बल डायरेक्ट शायद एलिमेंट ही दिखाएगा, नहीं दिखा रहा। चलो आगे जाके कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन रुकेगी तो मैं इसको दिखा दूंगा कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसका ऑब्जेक्ट मिलता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा अंदर जाकर नेस्टेड स्टाइल का। अब इस स्टाइल के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये कंसोल हो गया, ठीक है, ये लिस्ट है बहुत बड़ी, यहाँ पे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये सारे की सारी वो सीसस की प्रॉपर्टीज है। ओपेसिटी को चेंज करना है, ओपेसिटी की वैल्यू असाइन कर दो। अगर आपने बॉर्डर सेट करनी है तो बॉर्डर, वो पूरी पूरी जो सीसस की क्लासेस अप्लाई कर सकते हो ना इस एलिमेंट पे, उन सब की यहाँ पे एक लिस्ट है। तो फिलहाल मेरे पास एक यहाँ पे जैसा कि बैकग्राउंड कलर है, आप बी की लाइन में जाओ तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर की वैल्यू फिलहाल क्या है, एम्प्टी है। मैं यहाँ डॉट करता हूँ, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आप किस तरह गेट करते हो, डॉट के साथ मैं अपडेट करूंगा वैल्यू को, जो कल हमने वे देखा था। सो बैकग्राउंड कलर की मैंने यहाँ वैल्यू को पकड़ा और मैंने एक नई वैल्यू असाइन कर दी, और वो क्या है, कुछ यहाँ पे ग्रे सा कलर है ना। तो यहाँ देख रहे हो कि ग्रे कलर अप्लाई हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने इसकी जो वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे आपको कल वाली चीज याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू को अपडेट किस तरह करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी डिफाइंड थी बैकग्राउंड कलर की, मैंने उसको एक नया, जो कि फिलहाल एम्प्टी थी, मैंने नई वैल्यू असाइन कर दी है। सिंपल, ये काम कर रहे हैं इसमें हम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी इस इवेंट लगा सकते हो। तो सिंपल से जो हमारे उसमें डॉम को मैनिपुलेट करने के जो वेज हैं, वो आप गेट करने के वेज हैं, बाय क्लास नेम, बाय क्यूरी सेलेक्टर, बाय टैग नेम, ठीक है, बाय आईडी। तो ये चीजें हैं, तो इनके साथ आप गेट करके उस एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसे हम वनीला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी से पहले काम इसी तरह होता था। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आपने एक चीज यूज की है जिसे आप मोडाल बोलते हो। मोडाल, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, बूटस्ट्रैप की मोडाल पे आ जाओ यहाँ पे। ये क्लिक किया मैंने, इस बटन के क्लिक पे एक मोडाल ओपन हो रहा है, ठीक है।
ये बेसिक सी चीज अगर आप बनाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो, सिंपल। अब जो अभी हमने काम किया, मैंने दिखाया कि हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि डिस्प्ले, नन और ब्लॉक किस तरह काम करते हैं, बूटस्ट्रैप में करके आए हो। तो हम उसके ऊपर एक इवेंट चलाएंगे, ठीक है। इवेंट क्या करेगा, उसकी क्लासेस को टॉगल कर रहा होगा। अब इवेंट्स क्या होते हैं, इसको भी मैं क्लियर करता चलूं। यूजर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा है अपनी स्क्रीन पे आके। क्लिक का इवेंट है, माउस ओवर का इवेंट है, ड्रैग का इवेंट है। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस तरह इवेंट्स की जो कि आप यूज करते हो। मोस्ट कॉमनली जो आप यूज कर रहे होते हो वो क्लिक का ही है। हर चीज पर डबल क्लिक कर दिया, ट्रिपल क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक कर दिया, तो इवेंट का क्लिक ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो ये इवेंट्स हैं, आप इनमें से यूजर का कोई भी इवेंट क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक इवेंट लिस्नर लगाना होगा। जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दे रहा हूं जो कि यूजर के इवेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे। तो फिलहाल अब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। हम वही मॉडल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे करते हैं कि पहले तो इवेंट लिस्नर पे आने से पहले हम उसको स्टाइल करके आते हैं। डन है। तो अपने इस HTML में आते हैं, यहाँ पे हम बेसिक सी स्टाइलिंग करेंगे। कोई हमारे पास डिजाइन तो नहीं है एज सच, बट एक हमारे पास क्या होगा, बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बटन ले लो। इस बटन के ऊपर आप क्या करोगे, ओपन मोडाल का टेक्स्ट दे दो, ओपन मोडाल। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे इसे मैं स्टाइल करूंगा। स्टाइल करने के लिए एक आईडी दे रहा हूँ और इसे मुझे गेट भी करना है, इवेंट चलाना है। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या करेगा ये, ओपन मोडाल बीटीएल का मैंने क्लास दे दिया। सो बेसिकली इस बटन के क्लिक करने पे हम इवेंट रन करेंगे जिससे मोडाल ओपन भी होगा, ठीक है। डन। इसके बाद हमारी जो बॉडी है जो दिखेगी वो किस तरह की होगी, उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ और डिव को आके इसको मुझे वहां पे हाइड और शो करवाना है। आईडी दूंगा। आईडी के लिए कह रहा हूँ कि भाई माई मोडाल के नाम से फिलहाल मेरे पास कोई और नाम नहीं है तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। और स्टाइल करने के लिए क्लास ले रहा हूँ मोडाल की, ताकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये क्लास क्या है, स्टाइल के लिए है, और ये आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि मैं जावास्क्रिप्ट में यूज करूँ, ठीक है। सेम दोनों के लिए यूज नहीं कर रहा। इसमें बेसिक क्या होगा, कंटेंट होगा। इस पे आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पे एक डिव ले लो, ठीक है। डिव में आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे स्पैम ले रहा हूँ मोडाल का, मोडाल नेम आ जाएगा। जो भी उसका होगा वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी, जो भी कुछ है उसका। और ऐसे यहाँ पे एक बटन ले लो या कुछ भी, आप बटन ले लेते हैं। चलो फिलहाल एक बटन जो है जिसमें क्रॉस का साइन दिखा रहा हूँ, ये करेगा उसको क्लोज करने के लिए यूज होगा। तो ये क्या करेगा, इसे आप क्लास या आईडी दे लो। क्लास दे रहा हूँ मैं फिलहाल क्लोज की, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करने पे उसको क्लोज करवा लोगे, ठीक है। डन हो गया। ये हमारी बेसिक बॉडी। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसकी एक पैराग्राफ आ जाएगा जो भी दिखाना चाह रहे हो उसमें। आप फिलहाल लो रिप्सन दिखा लो, इसको फॉर्मेट कर लो कोड को। इसके बाद बॉटम पे कुछ मतलब बटन दिखाना चाहते हो, कुछ भी दिखाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। बट मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर अभी यही काफी है। मैं इसको यहाँ पे अगेन एक नई पोर्ट पे रन करता हूँ तो मेरे पास अभी फिलहाल ये इस तरह से दिख रहा है। बट जो ये चीज है मुझे अभी स्टाइल करनी है, ये बिल्कुल मुडाल के शेप में नहीं है। आप बेसिक स्टाइलिंग पढ़ चुके हो तो शायद हम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम एक क्लास नेम दे चुके हैं यहाँ पे इसको, तो इसे हम लिंक भी करेंगे इस HTML के साथ यहाँ पे ताकि काम करें। मैंने यहाँ पे लिंक का टैग लिया, लिंक CSS, और इसका पाथ मेक श्योर कर लो कि भाई रिलेटिव सही हो। ठीक था पहले भी, खैर ओके फॉर्मेट कर लिया कोड। तो इसने आगे स्टाइल करते हैं बेसिकली इसे। अभी स्टाइल में आई तो मैंने उस क्लास को पकड़ा, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास साइड बाय साइड ओपन करते हैं क्लासेस। मैं इसे क्या चाहता हूँ कि इस स्क्रीन मुझे दिखाना नहीं है। तो जब मैंने दिखाना नहीं है बाय डिफॉल्ट मैं करूंगा इसको डिस्प्ले कर दूंगा नन, ठीक है। तो नन करने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड होना चाहिए। तो हाइड क्यों नहीं हुआ, ये चीज है। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमने काम क्या किया। सर यहाँ आपने पे ये क्लास लिंक सही ली है? मॉडल की कॉपी करते हैं यहाँ से।
और यहाँ पे आके हम क्लास से क्या है, अच्छा लिंक सही किया, फाइल सेव है, ओके। रिलेटिव बात का इतना इशू नहीं है, नहीं, जस्ट वेट अ मिनट, रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश कर, अच्छा ठीक है। ये ऑटो रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? कोई एक्सटेंशन जो लाइव थी वो काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से हमारा रिफ्रेश करना पड़ा, तो सेव हो गया वो। तो डिस्प्ले नन पे क्या करेगा, वो हाइड हो जाएगा, प्रॉपर्टी सही थी, वो जस्ट अपडेट नहीं हुआ था डाउन। अगर इसे हम ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक करने पे वो दिखेगा हमें, ठीक है, और नन करने पे क्या करेगा, हमें हाइड कर देगा उस चीज को। अभी वो एक्सटेंशन जो लाइव सर्वर की थी ना, वो कुछ कहीं पे अटकी हुई थी, वो सही काम नहीं कर रही थी। तो आगे चलते हैं, फिलहाल मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, इसे मैं जावास्क्रिप्ट के साथ अभी स्टाइल करके बाद में कमेंट कर देंगे, देख लेंगे। तो इसकी पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन हर एलिमेंट के टॉप पे दिखेगी, तो मुझे पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट कांसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि फिक्स रखनी है, हर स्क्रीन के मिड पे दिखाना चाहता हूँ इसको, तो पोजीशन में फिक्स रख रहा हूँ। इसके साथ मैं टॉप वगैरह लगा लूंगा, इसका मैंने हर एलिमेंट से लेयर को इंक्रीज करना, तो जी इंडेक्स से करता हूँ मैं, इसका 10 कर देता हूँ, तो बाकी सब जो हमारे एलिमेंट्स होंगे तो उनके टॉप पे दिखेगा, बिहाइंड द सीन उनको ओवरराइड नहीं करेगा। इसी तरह जो हमारे पास इसका जो पैडिंग लगा लो, पैडिंग टॉप से कह लो, आप पैडिंग टॉप कह दो कि ऑलमोस्ट कोई 80 पिक्सल फिलहाल, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। आप एज पर रिक्वायरमेंट 100 करना चाहते हो, 150, इट्स अप टू यू, आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो मैं इतना इसमें नहीं जाऊंगा, वो अपने डिजाइन जो भी आपको मॉडल का डिजाइन मिल रहा है आप उसके साथ देखोगे। इसकी लेफ्ट राइट स्पेसिंग क्या होगी, आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि लेफ्ट से 0 लो, अगर इन साइड कोई ओवरराइड कर रही है, राइट से भी क्या लेगा, 0 लेगा। टॉप बॉटम तो आपने डिफाइन ही किया उसका। जिसकी विड्थ है उसको भी मेक श्योर कर लो कि हमेशा हर स्क्रीन का क्या लेगा, ये 100% लेगा, और उसकी हाइट भी क्या होगी, 100% होगी। हाइट और विड्थ को 100% करने की एक रीजन है, मैंने क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर साइन करना है ना एक, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, डार्क सा कलर होगा एक, तो उस चीज के लिए मैंने इसको बेसिकली ये 100 मेक श्योर किया। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा एक, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वो जो डार्क का कलर नहीं दिखता हमें, वो चीज है। तो आरजीबी क्या है, उसकी ओपेसिटी को हैंडल करना है। अगर मैं ए ना दूं तो इसकी ओपेसिटी हैंडल नहीं होगी, जिसे हम अल्फा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर जो है ना, उसकी जो आरजीबी वैल्यू क्या है, वो 0 0 और 0 है, ठीक है। ये टोटली ब्लैक कलर जनरेट करता है। अब इसको दिखाने के लिए कितना अजीब एक्सपीरियंस है, तो हम इसकी ओपेसिटी कहेंगे भाई 0.2 चाहिए, ब्लैक कलर हो बट 0.2, या आप 0.1 कह लो, इट्स अप टू यू, जिसमें भी आप उसको देखना चाहो, या ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर लो, 0.5 में ले आओ, तो जैसे भी आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक कलर है, मैं फिलहाल लाइट रख रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सा दिखे, बाकी कंटेंट भी दिखता रहे उसके अंदर। अभी ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो बाकी जो कंटेंट है ना इनसाइड, अब उसको थोड़ा हैंडल करते हैं। उसको बैकग्राउंड कलर असाइन करेंगे सिंपल, और वो क्या है, माई मोडाल, और मोडाल की जो क्लास दी हुई है, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पे आके बेसिक उसको स्टाइल करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर दो आप वाइट, कर दो वाइट यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बैकग्राउंड हमारा कलर की क्लास होगी। इसे शिफ्ट आर टैप करके फॉर्मेट कर लो। इसके साथ अभी इसका मार्जिन ऑटो, बल्कि बैकग्राउंड कलर हमारा दिख कहाँ पे रहा है, रिफ्रेश करते हैं पहले तो। हम्म, सर आपने सेम क्लास ले ली, मॉडल ऊपर भी नीचे है। अच्छा यहाँ पे, ओके, तो सेकंड जो हमारी है वो उसको ओवरराइड कर रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारी जो क्लास है ना, वो हमें अपडेट करनी पड़ेगी, तो हम इसमें आते हैं, यहाँ पे आके, तो ऐसा ना करें कि इसमें एक और डिव बना लें जो कि इस पूरे के पूरे कंटेंट को रैप करेगी। इसे यहाँ से कट करो, इसे एक डिव दे दो, इस डिव के अंदर आप इसे रैप कर लो, और इसे आप कह लो कि ये क्या है, एक क्लास दे लो आप इसे, और इसे कहते हैं कि हम, ये क्या है, हमारा कंटेंट है, सिंपल। तो ये इस मॉडल का कंटेंट है, मॉडल कंटेंट कह दो, इट्स अप टू यू। इसे फॉर्मेट कर लो, यहाँ पे आके इसे आप ये क्लास दे दो। तो ये बैकग्राउंड कलर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसकी आप पैडिंग वगैरह दे लो, कुछ बेसिक सी पैडिंग, मैं कहता हूँ कि 20 पिक्सल हो इनसाइड, और इसको फॉर्मेट वगैरह कर लोगे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका लुक एंड फील वैसा ही जनरेट होगा।
अगर लेफ्ट राइट से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे कह दो कि ऑलमोस्ट 20 पिक्सल। तो ये स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो हम ऊपर टॉप पे नहीं देंगे, हम देंगे यहीं पे। का मार्जिन सेट कर दो, मार्जिन क्या होगा आपका 30 पिक्सल, लेट्स। तो इनसाइड ये कुछ इस तरह से अब बेहतर लग रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा मॉडल रेडी है। अब इसको फंक्शनल करना है। इस क्लिक पे मुझे क्या करवाना है, शो करवाना है। मैं फिलहाल डिस्प्ले नन कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं दिखेगा। जब क्लिक करूंगा तो मैं इसकी सीसीटी प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर दूंगा तो मुझे दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं उसको क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो अगेन डिस्प्ले नन कर दूंगा, तो नन करने मुझे दिखाई नहीं देगा। अब इसके लिए क्या होगा, मुझे एक इवेंट लगाना होगा इस बटन के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारा ओपन मॉडल बीटीएन है, इसके ऊपर मैं करूंगा कोई ना कोई अपना इवेंट रन करूंगा। तो इवेंट क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और अपडेट कर रहा हूँ। तो इस स्क्रिप्ट में आते हैं, यहाँ पे आके कहते हैं कि हम क्या करेंगे, लेट मॉडल, यहाँ पे क्या कर लो आप, गेट डॉट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे उसकी आईडी पास कर दो। होप सो क्या आपने यही डिफाइन किया है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, इसके ऊपर करेंगे हम कोई ना कोई इस पे इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एक और काम कर सकते हो, इवेंट लिस्टनर भी लगा सकते हो और डायरेक्ट टॉपिक को भी आप चेंज कर सकते हो किसी ना किसी की। मैं फिलहाल ये करता हूँ कि इसके ऊपर कहता हूँ कि भाई जब भी आएगा एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दो। यहाँ पे इवेंट लिस्टनर है। अब ये दो चीजें लेगा कि भाई इवेंट क्या है। पहला जो हमारा यहाँ से पैरामीटर आर्गुमेंट जाएगा वो इवेंट है। ये लिस्ट है जो कि इवेंट लगा सकता हूँ। इसमें एक हमारे पास इवेंट है क्लिक का, ठीक है। ऐसे हमारे पास इवेंट है कॉपी का, कट का, ड्रैग का, ड्रॉप का, लीव का, माउस ओवर का, एरर, फोकस। ये सारे इवेंट्स हैं जो कि यूजर इसमें परफॉर्म कर सकता है। तो फिलहाल मैं इस पे क्लिक का इवेंट लगा रहा हूँ कि जब भी ये क्लिक करे तो एक यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन रन होगा जो कि एज अ आर्गुमेंट यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, कॉल बैक भेज रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने यहाँ से पास किया, एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे आके, अब ये देख रहे हैं ये ऑलरेडी फंक्शन है और इसके अंदर एक और फंक्शन जा रहा है। तो ये क्या जा रहा है, कॉल बैक फंक्शन भेज रहे हैं हम। एक कॉल बैक यहाँ पे पास किया, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने अपने मॉडल को जो कि यहाँ पे ये क्लास है मैं गेट करूंगा, इसको शो करवाना है, सिंपल। ये काम करना होगा और कुछ नहीं, और हमारे पास वो काम कर रहा होगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ लेट, इसके ऊपर गेट करेंगे ताकि इसे हम रन भी कर पाए। लेट मॉडल कंटेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट की आवाज डॉट कट हो रही गेट है। एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे आके बाकी सबकी साइड पे आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी सर, आवाज क्लियर है। आलिया अपना नेटवर्क देखिएगा, अगर बाकी सबकी साइड पे क्लियर है तो इसके इवेंट लिस्टनर पे हम क्या करेंगे, इस स्टाइल को अपडेट कर देंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे डॉट स्टाइल के ऑब्जेक्ट में गया, ठीक है। और इसका एक हमारे पास था स्टाइल का, हमने जो प्रॉपर्टी लगाई वो क्या थी, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी। तो डिस्प्ले को मुझे क्या करना होगा, फिलहाल बाय डिफॉल्ट वो क्या थी, नन थी। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं यहाँ पे, तो ब्लॉक करने पे इसको फॉर्मेट कर लो, तो ब्लॉक करने पे जैसे ही इसको अपडेट करेगा तो हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, बट हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। क्यों, कहाँ पे कोई इशू है? तो अब हमें वो देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि भाई मॉडल कंटेंट के अंदर आया कि क्या वो चीज गेट हुई है जो कि हम गेट करना चाह रहे थे, ठीक है। अगर वो वहां पे गेट हो रही है तो उसे काम करना भी चाहिए, ठीक है। इन सिंपल ये चीज है ना। सो हमारे पास ये मॉडल यहाँ पे, और यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। वैसे हम इस सारे को यहाँ से कट कर लें, इसको दोबारा फॉर्मेट कर लो, मॉडल को यहाँ से ओपन करो और यहाँ पे आप ऐसे लगा दो, अभी भी ये वही काम करेगा। तो आप ये कर रहे हो, ओपन मॉडल बिटन पे क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने पे जो मॉडल कंटेंट है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले ब्लॉक करवा रहे हो, इन सिंपल। कहीं रिफ्रेश कर लें, उसका इशू तो नहीं है कहीं पे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या डिफाइन है, अच्छा डिस्प्ले ब्लॉक ही डिफाइन है, तो उसको चाहिए था कि उसको ओवरराइड करें। तो यहाँ पे ओवरराइड करने पे डिस्प्ले जैसे ही करेंगे तो हमारे पास शो होगा। मैं पहले इस चीज़ को फंक्शन पे चलाने से पहले एक काम करना चाह रहा हूँ कि बाहर ही चेक कर लूँ। इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉडल को गेट किया ना, सॉरी
यहाँ पे हाँ मोडाल को गेट किया, और यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, जिस मोडाल को हमने गेट किया वो तो क्लास है, और हमने क्या यहाँ पे गेट किया, बाई आईडी गेट किया। तो हमें माय क्या मॉडल करना आएगा। चाहिए, माई मोडाल आएगा, तो हमने गलत क्लास को वहां पे चेक किया। तो ये एक चीजें कुछ हो गए अपने मेक श्योर करनी है कि हाँ आप इनको बेहतर तरीके में यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इसको माई मोडाल कर दूं और अभी बाकी को रन करूं, होपफुली वो रन होना चाहिए, है ना। तो इसको रिफ्रेश कर लो, मैंने क्लिक किया, तो अभी जैसे ही क्लिक किया तो मोडाल हमारा शो हो गया। यहाँ पे क्रॉस का बटन है, सिंपल, इस क्रॉस के बटन को भी आप यहाँ पे क्लिक कर मतलब गेट कर लो, एक आईडी दे लो। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ क्लोज हाइफन मोडाल, इसको आप कॉपी करो, इस पे अगेन एक इवेंट लिस्टर लगा दोगे। सो यहाँ पे आप आ जाओ, लेट क्लोज मोडाल, और यहाँ करेगा डॉक्यूमेंट में जाएगा, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करेगा, और इसके अंदर जाके आप उसका करोगे पास कर दोगे, और इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टर लगा दोगे, जो कि अगेन क्या होगा, एक क्लिक का एक इवेंट लिस्टर होगा, जो कि आपसे एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जो कि उसने वहां पे परफॉर्म करना है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन जो माई मोडाल कंटेंट था उस चीज को अपडेट करवा दोगे, माई मोडाल कंटेंट, इसके ऊपर जो उसने जो स्टाइलिंग है, स्टाइल डॉट, उसके बाद डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, अगर दोबारा मैं उसको अपडेट कर दूं ऑब्जेक्ट में नन, तो ये कल काम करके दिखा चुका हूं कि ऑब्जेक्ट में किस तरह अपडेट होते हैं, तो हमें इतनी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो क्लोज पे वो क्लोज होगा, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, इस पे वो हाइड हो गया, यहाँ पे ओपन, ये क्लोज। तो की फ्रेम एनिमेशन लगा के इसकी लोडिंग को आप और हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी एप्लीकेशन है जिसमें हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं, इवेंट लिस्नर लगा के क्या कर रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप बना सकते हो। कोई नाम मेंशन करना चाहेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आप अभी इसके साथ बना सकते हो? क्यों सुमित? सुमित बताएगा, दो के नाम सुमित बताएगा। कल से सर बड़ा एक तो गायब हो हम गया ना इससे क्लास मतलब वो शॉपिंग शॉपिंग करते हैं तो मतलब वो कार्ड के लिए हम कर सकते हैं। एक तो यूज हो गया कि मतलब थैंक यू फॉर शॉपिंग, और दूसरा हम कह सकते हैं जो मतलब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, थैंक यू फॉर डाउनलोड। एग्जैक्टली हम इस तरह का कोई मॉडल दिखा सकते हैं, या ड्रॉर नहीं होता साइड से, आप इसके ही एग्जांपल ले लो, एक साइड से आपका ड्रॉर आ रहा था जिसे आप ऑफ कैनवस के नाम से देख के, और यहाँ पे ऑफ कैनवस, ऑफ किधर गया, लेआउट में, आई डोंट थिंक सो, खैर यहाँ पे एक ऑफ कैनवस नाम की चीज थी, कंपोनेंट में शायद है, या फिर किधर है ऑफ कैनवस, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे सर्च कर लो ऑफ कैनवस पोर्शन, तो ये डायरेक्ट ले जाएगा आपको वहीं पे उसके सेक्शन पे। सो बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर ही पड़ा है यहाँ पे नवबार के साथ, तो ये वाली चीज आप बना सकते हो इसके साथ। अब ये चीज साइड से ओपन होके आ रही है, बस करना क्या है कि मार्जिन उसका आपने सेट करना है, एक उसको नेगेटिव रख दो फिलहाल, जैसे क्लिक करोगे तो उसको पॉजिटिव में अप्लाई कर दो, तो इस तरह भी काम हो सकता है उसका। तो ये साइड ड्राफ्ट जैसी चीजें बना सकते हो आप, मॉडल बना सकते हो, इवन जो टैब होते हैं, टैब क्लिक करने पे कंटेंट चेंज हो रहा था, वो चीजें बना सकते हो। अब करना क्या है, अपने स्टाइलिंग के साथ वो सर चीजें, डार्क थीम भी कर सकते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हो, बट वो थोड़ी ज्यादा एक उसमें एडवांस और थोड़ी ना ज्यादा चीजें हो जाएंगे, हो सकता है इसी के साथ हो सकता है। सर मल्टी टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं? टू डू लिस्ट अभी नहीं बना पाएंगे, अभी नहीं, हमने क्योंकि फॉर्म को हैंडल करना नहीं सीखा अभी। नेक्स्ट क्लास जो हमारा टारगेट होगा ना, वो हमारा होगा फॉर्म्स को हैंडल करना एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल के अंदर जो वेनिला जावास्क्रिप्ट में फॉर्म को हैंडल करने की इसमें मल्टीपल चीजें हैं, कुछ चीजें जो डिस्कस करने वाली हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हम इधर प्रैक्टिस करें, फिर जाके हम फॉर्म हैंडलिंग पे जाएं। अब इसमें हमने कुछ और चीजें देखनी है कि लोकल स्टोरेज को किस तरह यूज करते हैं, फिर एपीआई कॉलिंग किस तरह यूज करते हैं, तो फिर हम आपको उसके बाद एक प्रोजेक्ट देंगे जिसमें आप वेनिला जावास्क्रिप्ट से एक फंक्शनल चीज बनाओगे, एपीआई कॉल में करोगे। याद रखिएगा जो पढ़ चुके हैं ना पीछे, वही हमारा बेसिक और सारा आगे होने वाला बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। सर एपीआई क्या होती है? एपीआई एंड पॉइंट होता है जो कि सर्वर से डाटा लेके आने के लिए यूज करते हो आप। आपके जो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है ना हमारी, वो एक एपीआई के थ्रू हो रही है, ठीक है।
एपीआई यहाँ पे रन हो रही है। आप डेवलपमेंट टूल में जाओ, इसके नेटवर्क के टैब में जाओ। नेटवर्क के टैब में यहाँ पे जो नेम लिख के आ रहे हैं ये आएंगे सारी चीजें, यहाँ बहुत सारी। मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ इस नई वेबसाइट पे, इस पे F12 करता हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ आया किसी ना किसी एपीआई से आया ना, एपीआई के साथ बेसिकली वो एक रेफरेंस है उसके साथ। तो यहाँ नेटवर्क में आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो चीजें यहाँ पे गई है ना बहुत सारी, इसमें एपीआई सी है। यहाँ पे ये एक एपीआई गई है जिसके अंदर उसने मुझे वो बैनर आईडी जो चीजें दिखा रहा है ना, वहाँ पे एक कोई ऐड शो करेगा शायद, ये ऐड का डाटा कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया हुआ उसने। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब जो डाटा किसी सर्वर से लेके आ रही हैं और जा रही हैं। इन सिंपल अगर मैं बहुत ही बेसिक मिसाल दूं ना, आप ये कह लो, आप स्कूल में आप स्कूल में इंटर हुए हो, इंटर में आपको नहीं पता कि कौन सी क्लास है, कहाँ बैठना है और किन बच्चों के साथ पढ़ना है, आपको नहीं पता। आप क्या करते हो, एक टीचर को पास जाते हो, टीचर से बोलते हो कि मेरा नाम मोहम्मद ये है और ठीक है मेरी आईडी ये है। अपना कोई भी नाम बता दे, जस्ट अपना नाम बता दिया चाहे, या अपना सीन ऐसे ही बता दिया आपने, या कोई उसके रेलेवेंट चीज बता दी, ऑप्शनल चीजें बता दी, कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी पूछता है आपसे। वो उन रिक्वायरमेंट को लेके एक हेड ऑफिस में जाएगा, ठीक है, वहां से आपका नाम और वो रिक्वायरमेंट देगा, और वहां से डाटा मिलेगा कि भाई इस बंदे की ये क्लास है, यहाँ पे इसने बैठना है, इसको ये टीचर्स पढ़ाएंगे। तो जो टीचर ने काम किया ना, आपसे डाटा लिया और लेके किसी और ऑफिस में गया, वो जो टीचर है ना, वो ऐसा समझ लो वो एक एपीआई है। तो जावास्क्रिप्ट में भी एपीआई इसी तरह है कि भाई आपसे वो कुछ चीजें लेगा। मेरे से यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे सर्च किया था ना, ऑफ ऑफ कैनवस सर्च किया, तो उसके रेलेवेंट सारा डाटा निकाल के दे दिया उसने। तो जो ऑफ कैनवस के साथ जो लिंक्ड है ना, एसोसिएटेड, वो बिहाइंड द सीन एक एपीआई है। वो एपीआई लेके उस कॉल को किसी सर्वर के पास गई है, उसके रेलेवेंट जो डाटा मिला उसने वो ला के दिखा दिया। तो एपीआई क्या करती है, आपको लिंक करती है आपके इस क्लाइंट साइड की स्क्रीन को एक सर्वर साइड के साथ। क्लाइंट साइड आप हो, आपके सिस्टम जहां पे बैठे ऑपरेट कर रहे हो, सर्वर कहीं भी पड़ा होता है, वो इंडिया के अंदर भी है और मल्टीपल मतलब हमारे रीजन्स हैं जहां पे सर्वर बने हुए हैं। सर्वर होते हैं जहां डाटा स्टोर होता है। ये हमारे पास जो वेबसाइट आई कहीं फिजिकली किसी सर्वर पे पड़ी है, एक डाटाबेस स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव ही है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर वो कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहां से ला के मुझे दिया उसने। तो वो नेटवर्किंग का सारा एक फ्लो और नेटवर्क है, और एक जैसे बोलते हैं ना एपीआई है, और उसके हमारे डोमेन नेम्स हैं, वो बहुत सी आगे चीजें हैं। तो एक पूरा पूरा लाइफ साइकिल है उसका एचटीटीपी का, तो एपीआई इसको सर हैंडल करते हैं। सर जावास्क्रिप्ट में ऊप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ 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 होते हैं, ओप्स होते हैं, लेकिन हमारा उससे भी कंसर्न नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत मेजर कंसेप्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो रहा होता है, सी प्लस प्लस में बहुत यूज होता है, जिसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। तो अभी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अभी हम उसको ले आए, तो यहाँ पे भी उसका कोई लिंक नहीं है। वो कुछ मॉडल्स हैं जो कि बैकएंड पे आप जब काम करते हो ना, तो वहां पे आपको ओप की जरूरत पड़ती है। तो अभी फिलहाल ओप से आपकी कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अभी आपने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें ओप हमें पढ़ना पड़े, तो ज्यादा वो उसका काम जो है ना वो बैकएंड पे कह सकते हो, फ्रंट एंड पे इतना नहीं मिलेगा हमें। ओके, इससे रिलेवेंट किसी को सवाल है या कोई कंफ्यूजन? स्मिथ आपको मिल गई? सर हम खुद के एपीआई बना सकते हैं? क्या एपीआई? आपका सवाल क्लियर नहीं है, स्मिथ दोबारा पूछेगा। क्या हम सर हम API अपने एपीआई बना सकते हैं? एज अ बैकएंड डेवलपर आप एपीआईज ही बनाओगे और कुछ नहीं करोगे। बैकएंड डेवलपर जस्ट एपीआईज ही बना रहा होता है। बैकएंड डेवलपर का काम ही यही है कि उसने डेटाबेस में डाटा स्टोर कैसे करवाना है। वो एक एंड पॉइंट देगा, हम एंड पॉइंट बनाएंगे। बैकएंड में यही तो काम करना है हमने। फ्रंट एंड में हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं और डिजाइन देखते हैं और लॉजिक को हैंडल करते हैं। बैकएंड में हम लॉजिक और एपी एंड पॉइंट बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते।
बैकएंड डेवलपर का काम सारा का सारा कोडिंग के साथ है। तो एपीआई बनाओगे अभी बैकएंड पे जाके, फ्रंट एंड में तो अभी हम हैं इन स्टेज पे। चलो ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलेंगे फिर हम जल्द इंशाल्लाह क्लास में नेक्स्ट में। आज मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, अभी मुझे निकलना है कहीं पे, तो वापस आके मैं आपको असाइनमेंट साइन करूंगा शाम को। साथ ऐसे करना, असाइनमेंट ना मिले तो मुझे चाहे पर्सनल इनबॉक्स कर देना, याद करवा देना मुझे, तो आपको मैं असाइनमेंट वहाँ पे लोड कर दूंगा एक, जो कि नेक्स्ट वीक में आप काम करके आओगे नेक्स्ट क्लासेस तक।